डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल जेई कॉमिक्स में। आज हम लोग करने वाले जेई मेंस की पीवाईक्यू। जेई मेंस की पीवाईक्यू में हम लोग 2025 के अप्रैल सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। व्हाट इज द करंट आईयूपीएसी नेम ऑफ स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसको बना लेते हैं हम लोग। अब इस स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है इसका हमें आईयूपीएसी नेम बताना है। तो मैंने आपको आईयूपीएसी के हमारे लेक्चर में आपको नंबरिंग करना बताया था। अगर आपने इस क्वेश्चन में नंबरिंग अच्छे से कर ली तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो नंबरिंग आपकी या तो आप यहाँ से करिए या यहाँ से। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा मैंने जो रूल आपको बताया था। फंक्शन, फिर आता है मल्टीपल बॉन्ड, फिर लॉन्गेस्ट चैन, फिर साइड चैन, फिर आता है अल्फाबेटिकल जो हमने आपको रूल बताया था। उस रूल के अकॉर्डिंग आपका सबसे पहले आता है फंक्शनल ग्रुप। तो आपका फंक्शनल ग्रुप ओएस दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 आपकी ये होगी। और ये वाली जो चैन है ये साइड चैन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH है। OH के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी देखिए। ए में आपको दिया हुआ 4 पे एथिल, सही है। 1 हाइड्रोक्सी यानी कि आपका जो हाइड्रोक्सी है ये आपको दे दिया गया है सबसे पहले। तो आपका पहला ऑप्शन ए यहाँ से गलत होता है। ऑप्शन बी को देखते हैं। 1 एथिल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन, यानी कि एथिल से उन्होंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की है जो कि गलत है, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी गलत होता है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे भी आपको एथिल यानी कि इसको 1 नंबर दिया है जो कि गलत है। अब ऑप्शन डी बचता है। तो आप अगर एलिमिनेटेड मेथड से करते हो तो आपका ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 सेकंड का था, जिसको आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन अब आप चाहते हो कि आप पूरा नाम लिखो तो देखिए 1 पे आपका OH लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपका आएगा आंसर आएगा 4 पे यहाँ पे 4 पे एथिल है। ठीक है, एथिल। उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 नंबर की आपकी ये रिंग है। तो रिंग के लिए क्या लगाते हैं, साइक्लो। उसके बाद पेंटेन। 2 पे ईन है, कितने पे, 2 पे ईन है, 2 ईन। और 1 पे OH है, 1 अल। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम हुआ 4 एथिल साइक्लोपेंटेन 2 इन 1 अल। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपको एलिमिनेटेड मेथड और प्योर मेथड दोनों से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इस पे आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है एक पूरा स्ट्रक्चर, जिसमें आपको करना है मैच द लिस्ट और लिस्ट 2 को। आपको लिस्ट नंबर 1 और लिस्ट नंबर 2 को मैच करना है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन क्या होता है, तो कार्बोकेटायन आप जैसे कोई कार्बन है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अगर यहाँ पे 3 आपको दिए हुए हैं बॉन्ड और एक बॉन्ड नहीं है तो उस पर जो प्लस चार्ज आता है यही आपका होता है कार्बोकेटायन। कार्बन कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, कार्बोकेटायन। तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है पहला स्पीसीज दैट कैन अप्लाई और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं। फिर उसके बाद दिया हुआ है इसमें आपका स्पीसीज दैट कैन रिसीव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं। फिर दिया sp2 हाइब्रिड कार्बन विद एम्पैथी p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइड भी है, ऊपर से एक एम्पैथी p ऑर्बिटल भी है। तो आपका आंसर होगा ए का थर्ड। फिर सेकंड आता है कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल के लिए आपका ऑप्शन होता है, सब पहला नहीं होगा, दूसरा तीसरा हो चुका, फोर्थ देखिए sp2 होगा sp3। ठीक है, फ्री रेडिकल होगा तो वो है तो sp2 होगा, sp3 होगा, हाइब्रिडाइज्ड होगा, कार्बन विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपका आंसर बी का आंसर होगा फोर्थ। सी का न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक की स्पीसीज जो होती है उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं। तो आपका सी का होगा ऑप्शन नंबर 1। डी का इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक डेट रिसीव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं वो होते हैं आपके इलेक्ट्रोफिलिक। तो डी का आंसर होगा सेकंड। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। गिवन द स्टेटमेंट और टू गिवन द ब्लो आर टू स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया हुआ जिसमें आपको बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत। तो पहले में दिया हुआ है स्ट्रक्चर, यहाँ Cl यहाँ Cl इज मोर पोलर देन सेकेंड वाला स्ट्रक्चर। तो उसने आपको बोला हुआ है जो स्ट्रक्चर है वो पहला वाला मोर पोलर देन बी वाले से है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर देखते हैं। स्टेटमेंट ए, अगर कोई भी स्टेटमेंट एक पता चल गया तो 2 आपके गलत हो जाएंगे। तो पहला आपका स्ट्रक्चर एक ये और दूसरा इसमें ये दिया हुआ है Br। ठीक है, तो ये जो आपका क्लोरीन है ये वाला स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, इसके जो लोन पेयर हैं ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये यहाँ से आराम से करेगा तो ये एक मिनट इसको, हाँ,
क्लोरीन पे इस पे एक पे प्लस चार्ज आएगा, एक में माइनस आएगा। तो ड्यू टू इसमें वेकेंट ऑर्बिटल ये मोर आपका बहुत ज्यादा पोलर होता है आपके ब्रोमीन वाले से। इसमें लिखेंगे आप ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल मोर पोलर होता है, मोर पोलर। ये वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से क्लोरीन वाला जो आपका है स्ट्रक्चर ये मोर पोलर होता है ब्रोमीन वाले स्ट्रक्चर से। तो स्टेटमेंट वन आपका देखते हैं, उसने बोला स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। तो यानी कि आपका ऑप्शन ए हो सकता है। बी में उसने बोला स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से गलत होता है। तो ए हो सकता है, फिर ऑप्शन सी दोनों इनकरेक्ट हो यानी कि सी भी नहीं हो सकता, फिर आता है डी यानी कि आपके दोनों सही हो। तो आप ऑप्शन ए और बी में आपको चेक करना है, यानी कि सेकंड वाला आपको चेक करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं। स्टेटमेंट सेकंड बोला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर बी आर एक ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लोअर इज लोअर देन सेकंड वाला बी आर। तो देखिए उसने बोला है जो ये स्ट्रक्चर है इसके ये लोअर हो गया इसकी बॉइलिंग पॉइंट इस वाले से। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसका जो म्यू होगा ये 0 होगा, क्यों? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट में है और एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। इसमें ये दोनों एक ही तरफ है तो ये ज्यादा इसमें पोलर होगा, यानी कि इसका म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब इसका म्यू ज्यादा 0 नहीं होगा तो ये वाला आपका पोलर होगा, यानी कि मोर पोलर होगा। उसने बोला बट इज मोर पोलर देन इज, ये इससे ज्यादा पोलर है नहीं, क्योंकि ये वाला ज्यादा पोलर है इससे, इसका तो पोलरिटी 0 है। तो आपका स्टेटमेंट टू गलत होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है डूमर्स मेथड, जो कि जीओसी में सबसे ज्यादा टफ टॉपिक पड़ता है बच्चों के लिए। जिनकी भी फिजिकल केमिस्ट्री वीक होगी उनको डूमर्स मेथड समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसको हम लोग मेथड वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है, इन डूमर्स मेथड 292 mg ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि उसने आपको बोला है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है 292 है। ठीक है, और ड्यूमस मेथड नाइट्रोजन के लिए होता है। सेकंड वन उसने आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है और एक्वा टेंशन दिया हुआ है। तो जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। पहला वॉल्यूम 50 ml, प्रेशर 715 mg, टेम्परेचर 300, उसके बाद एक्वा टेंशन दिया हुआ है 300, टेम्परेचर पे आपका कितना 50, एक मिनट दिख रहा है यहाँ पे लिख देते हैं 50 mHg। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका प्रेशर ऑफ N2 कितना होता है, प्रेशर ऑफ N2 750, जो आपको टोटल दिया हुआ उसमें से आपको एक्वा टेंशन को माइनस करना, तो आपका आता है 700 mmHg। उसके बाद हम लोग निकालते हैं प्रेशर ऑफ N2, यहाँ पे देखिए 700 को 760 से आप लोग जब डिवाइड करोगे तो ये mmHg से आ जाता है ATM में। उसके बाद मोल निकालते हैं, मोल निकालते हैं PN2 डॉट V अपॉन RT। अब आप ये सोचो कि ये कहाँ से, तो जब आप लोग पढ़ोगे फॉर्मूला PV बराबर मोल कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे पढ़ाएंगे PV बराबर NCRT। तो यहाँ पे N मोल निकालने के लिए RT को नीचे कर देते हैं, PV अपॉन RT। तो वही ये फॉर्मूला बना है। ये जो प्रेशर है ये N2 का, इसलिए यहाँ पे PN2 लिखा हुआ है, समझिए। अब देखिए इसकी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो प्रेशर की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दी हुई है, यहाँ पे देखिए निकले 700 अपॉन 760 मल्टीप्लाई वॉल्यूम 50 अपॉन 100, क्यों? क्योंकि ml में दिया हुआ है, इंटू 1 अपॉन, इसको इतना नोट कर लिया, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, नोट करते रहिए आप लोग। R की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर की वैल्यू 300। अब इसको आप लोग पूरा सॉल्व ना करिएगा, क्यों? क्योंकि इसकी आगे की वैल्यू आपको और आसान हो जाएगी। ये आपकी N2 की वैल्यू निकाल दी। अब आगे देखिए, जब आप एक मोल N का निकालोगे, यहाँ पे N2 का मोल है, यहाँ पे जब आप एक का निकालोगे तो इसका 2 इंटू N2 होता है। ठीक है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 2 इंटू N इंटू 14, दिख रहा? ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। अब यहाँ पे मास ऑफ नाइट्रोजन आपने जो निकाला है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। देखिए 700 अपॉन 760 इंटू 15 अपॉन 100। ठीक,
या फिर आप इतना ये स्किप भी कर सकते हो, ये मैंने आपको एक समझाने के लिए इतना बता दिया है। डायरेक्ट परसेंटेज इंटू 51/2 इंटू 14 0.082121 इंटू 300। ठीक है, अब यहाँ आएगा 292। आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 292 दिया हुआ था इंटू 100। जब आप उसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकल के आएगा 18%। ठीक है, तो जब आप उसको पूरा सॉल्व करोगे, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। और ये सभी आपके PYQs हैं, जेईई मेंस 2025 7 अप्रैल शिफ्ट 2। तो जितने बच्चों में ये फंसा होगा और जो भी ड्रॉपर है, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन जिनकी शिफ्ट में फंसा होगा, तो वो फटाफट कमेंट बॉक्स में बता डालिए कि ये क्वेश्चन आपसे हो गया था कि नहीं हुआ था, या फिर अब आपको इसका मेथड समझ आया कि नहीं आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट IUPAC नेम ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, उसका आपको IUPAC नाम बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ जेईई मेंस 2025 7 अप्रैल शिफ्ट 1 का। तो देखिए, आपको लगता है कि IUPAC इतना बेसिक चीज है, आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, आपके पेपर में आता है। तो देखिए, IUPAC का ये हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और आगे देखिए आपके कितने पूछे गए कितने नहीं। तो IUPAC जितने बच्चों का बेसिक बैकलॉग है या फिर बहुत ही कम आता है, वो हमारी IUPAC की सीरीज में जाके इसको देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने एक एक चीज डिटेल में बताई हुई है। तो देखिए, ये कंपाउंड आपका एक्स है, जिसमें आपको बताना है कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड IUPAC का नाम क्या हुआ है। 5th क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि नंबरिंग कहाँ से करनी है। बच्चे यहाँ डबल बॉन्ड देखते हैं, तो नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी। तो आप बताओ नंबरिंग कहाँ से करनी है। यहाँ पे भी 2 पे एल्कीन आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो भी 2 पे एल्कीन आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो भी 2 पे एल्कीन, वो सॉरी ईन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका एक फंक्शनल ग्रुप भी लगा है, तो आपका नंबर 1 कार्बन कौन सा होगा, ये वाला 1 2 3 4। ठीक है, जब आपने कर लिया तो आपको आप पहला अपना ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन नंबर ए। उसने क्या बोला, 2 ब्रोमो। ठीक है, 2 ब्रोमो यानी कि आपका पर यहाँ पे आपका ब्रोमीन तो एक पे ही लगा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से गलत होता है। ऑप्शन नंबर बी 3 ब्रोमो। अब आप देखिए 3 ब्रोमो कैसे होगा, जिनको नंबरिंग करनी आती होगी वो यहाँ से ही ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे कि 3 पे ब्रोमीन कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 पे, तो 3 बी भी कटा। अब आता है सी, उसने बोला 1 ब्रोमो, तो यानी कि सी आपका हो सकता है। फिर आप डी भी चेक करिए, डी में उसने कहा है 4 ब्रोमो, तो आपका ये भी होता है कि यहाँ से 4 ब्रोमो बोला, यानी कि 4 पे नहीं है, यानी कि यहाँ से ऑप्शन डी भी गलत होते हैं। तो जितने भी बच्चों को केवल लिखना नहीं भी आता होगा, लेकिन उनको केवल नंबरिंग करनी आती होगी, तो वो यहाँ से तुक्का लगा लेंगे कि ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ठीक है, अब हम आपको करके बताते हैं कैसे। 1 पर ब्रोमीन है तो लिखेंगे आप लोग 1 ब्रोमो। 2 पे उसने क्या है, 2 पे मेथिल है, 2 मेथिल। उसके बाद मेथिल 1 2 3 4 4 नंबर की कार्बन चेन है, तो ब्यूट 2 पे इन है, तो आपका आंसर हो 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। तो इसलिए आपको नंबरिंग करनी आनी चाहिए, और जितने बच्चों को नंबरिंग करने में दिक्कत होती है तो वो नंबरिंग वाला लेक्चर जाके आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सी, वो 6 में भी देखिए आपका 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का है, और इसमें भी आपको पूछा गया है कि IUPAC नाम बताइए। तो देखिए IUPAC कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इतना भी ज्यादा टफ नहीं होता है जेईई की केमिस्ट्री जितना बच्चे सोचते हैं कि ऑर्गेनिक, और सबसे ज्यादा जीओसी बच्चों को टफ लगती है। तो देखिए कितनी इजी है। इसका यहाँ नहीं लिखते, नाम आ नहीं पाएगा, देखिए CS2। अब देखिए इसमें भी आपको नंबरिंग करनी आनी चाहिए, तो यहाँ से स्टार्ट होगी कि यहाँ से स्टार्ट होगी। सबसे पहला पॉइंट आता है कि कहाँ से स्टार्ट होगी। सबसे ज्यादा दिक्कत भी बच्चों को यहीं पे आती है कि क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 और 1 2 3 4 दोनों पे 4 नंबर पे OH आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं लास्ट वाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आइन यानी कि वाई पहले आता है या इन का ई पहले आता है, ई पहले आता है, यानी कि आपको इसको प्रिफेयर ज्यादा करनी पड़ेगी। तो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, फिर ये आएगा 5 6 7। और आपको पता भी होना चाहिए ये चीज, बेसिक चीज है कि सेकंड वाला ग्रेटर देन होता है थर्ड वाले से, यानी कि डबल बॉन्ड को आप ज्यादा प्रायोरिटी दोगे ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, ये आप #VSP पे लिख सकते हैं, बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। तो आपने नंबरिंग कर ली। अब नंबरिंग करने के बाद आता है कि नेक्स्ट स्टेप आपके काउंट 7 नंबर की है, यानी कि आपका हैप्ट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे OH है, OH के लिए क्या लगता है आपका अल। आप ऑप्शन नंबर ए देखोगे तो आपको दिया है 4 हाइड्रोक्स
सी, यानी कि उसने OH को आपको प्रीफिक्स लिया है जो कि गलत है। फिर आता है बी, उसमें भी आपको 4 हाइड्रोक्सी यानी कि OH को प्रीफिक्स लिया है, वो भी गलत है। अब आता है सी नंबर, उसने बोला है हेप्ट 6 इन 1 आइन, यानी कि उसने 6 इन बोला। 6 इन यानी कि आप यहाँ से आप समझ जाओगे कि 6 पे इन, यानी कि उसने नंबरिंग यहाँ से की है। और जितने बच्चों ने नंबरिंग सही कर ली होगी वो यहीं से समझ जाएंगे कि उनका ऑप्शन नंबर सी गलत होता है, ऑप्शन नंबर डी बचा वो आपका करेक्ट होता है। अब नंबरिंग लिखते कैसे हैं, तो आइए लिखते हैं। 7 है तो हेप्ट, उसके बाद 1 पे इन है, 6 पे आइन है, आइन, और 4 पे अल है। तो आई हैव टू वन इन 6 आइन 4 OL। तो यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा आपको होता है कि आप कितने अच्छे से IUPAC के 4 से 5 सेकंड में कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, इन विच पेयर ऑफ द आयन इज मोर स्टेबल देन द सेकंड। इसमें उसने बोला कि ए और बी जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें पहला और दूसरे में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो 7 नंबर में आपको ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, मैं ऑप्शन यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। पहला है आपका बी एंड डी, फिर सेकंड है ए एंड बी, सी है बी एंड सी, डी है ए एंड सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपको दिया हुआ स्ट्रक्चर OMe Me, ठीक है। उसने बोला है विच पेयर फर्स्ट आयन इज स्टेबल, यानी कि अगर आपकी ये कंपाउंड ये एक्स है ये वाई, तो उसने बोला है कि एक्स ग्रेटर देन वाई होना चाहिए। कौन से ऐसे पेयर है, तो देखिए पहला और दूसरा। पहले वाले में आप जब देखोगे तो यहाँ पे स्टेबल होगा, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, ऑक्सीजन की। तो ये स्टेबल होगा अपने बैक बॉन्डिंग से, स्टेबल ऑफ बीबी, बीबी यानी कि बैक बॉन्डिंग। ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबल होगा, यानी कि आपका ये वाला ज्यादा स्टेबल है सेकंड वाले से। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आपका एक्स वाला ज्यादा अच्छा बी वाले से, यानी कि आपका ऑप्शन एलिमिनेशन में आप जाएंगे तो ऑप्शन ए कहाँ पे है, इसमें नहीं है, यानी कि ये पहले कटा। इसमें है यानी कि बी हो सकता है। सी इसमें नहीं है यानी कि ये कटा। अब डी, डी में भी ए, यानी कि आपको आप चेक कौन सा करना है, बी वाला और सी वाला। तो चलिए बी वाला चेक करते हैं हम लोग। एक मिनट, सॉरी सर, यहाँ पे माइनस है, सेकंड स्ट्रक्चर यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे NO2 लगा। इसमें भी आपको चेक करना है एक्स और वाई में कौन ज्यादा अच्छा कौन नहीं। तो पहला वाला देखिए NO2। अब NO2 जो होता है, जब मैंने आपको GOC पढ़ाया था और वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो NO2 होता है ये आपका क्या शो करता है, -M -I, ये आपका NO2 शो कर रहा है। तो इसकी वजह से ये वाला जो है एक्स वाला ये ज्यादा अच्छा होगा वाई वाले से, क्योंकि यहाँ पे ये NO2 यहाँ पे लगा हुआ है इसके ऑर्थो पे, और काफी ज्यादा ऑर्थो पे लगने के बाद इसके, सॉरी हाँ ऑर्थो पैरा मेटा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो पे लग के माइनस काफी ज्यादा इसको अच्छा पॉजिटिव फील करवा रहा है, काफी ज्यादा अच्छा। यहाँ पे वो प्लस एम और सॉरी -M और -I लगा रहा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा अच्छा होगा एक्स वाला। तो यहाँ से एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, यानी कि ऑप्शन बी भी सही होगा, यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी गलत होता है और ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अब ऑप्शन हम लोग अपना सी और डी भी देख लेते हैं। तो सी वाला जब आप देखेंगे तो कार्बन पे प्लस है, एक में डबल बॉन्ड है, एक में नहीं है। तो आपका जो इसमें मान लिया एक्स एक वाई है, जो वाई वाला वहां पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से आपका सेकंड वाला ज्यादा अच्छा होगा फर्स्ट वाले से, क्योंकि सेकंड वाले में यहाँ डबल बॉन्ड से यहाँ रेजोनेंस होगा और फर्स्ट वाले में कोई डबल बॉन्ड नहीं, वहां पे रेजोनेंस नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आपका सी वाला गलत होता है। और डी वाला जो स्ट्रक्चर है वो वाला आपका सिंपल सेकंड वाले में, यानी कि जो OMe वाला है वहां पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, जो लॉजिक ए में लगाया था उसमें एक्स वाले में बैक बॉन्डिंग हो रही थी, डी वाले में वाई वाले में बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो आपका देखिए अगर आपने थोड़ी सी भी इसमें कॉमन सेंस या एलिमिनेटेड मेथड लगाया होता तो आपका 4+4 मार्क्स कंफर्म होते। तो जल्दी जल्दी बताइए 4 अप्रैल की सेट में किन किन बच्चों का ये क्वेश्चन सही होके आया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फिर से आता है एक ड्यूमस मेथड पे, ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है कि ड्यूमस मेथड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस पे ही हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। इन ड्यूमस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, गिव 150 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 के temperature and 900 mm Hg pressure. The percentage composition nitrogen in compound is percentage और नियरेस्ट आंसर।
ये आपका 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं अपना प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 900 माइनस 15। अब आपको 900 माइनस 15 कैसे होता है, तो 900 देखिए आपको टेम्परेचर दिया होगा 900 mmHg और नीचे एक्वा टेंशन दिया है, जो आपको एक्वा टेंशन दिया है उसको आपको माइनस करना पड़ता है। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 885 mmHg। अब मोल ऑफ N2 के मोल, तो टोटल प्रेशर अपॉन 760 जो कि हमें एटीएम में चेंज करना पड़ता है, मल्टीप्लाई 0.15 जो आपका ml दिया हुआ है उसको चेंज किया लीटर में। इसके बाद हम लोग हमारा और मोल निकालना, नीचे लिखते हैं हम लोग पूरा 0.0821 इंटू 300। पीवी बराबर एनआरटी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इतना आपने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी होगी, आप लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा अच्छे से। तो 0.0821 इंटू 300 0.007, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग करते हैं, इसका निकालते हैं मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोल परसेंटेज मोल ऑफ एन नाइट्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.0। जब आप लोग इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आंसर है, इसका निकालते हैं 0.71 इंटू 28 अपॉन 1 इंटू 10। जब आपको पूरा इसको सॉल्व करते हो तो आंसर आता है 19.85%। अब कैलकुलेशन करना आपका काम है, क्योंकि हमारे पेपर हो चुके, हम लोग ने अपने कॉलेज में पहुंच गए, अपने अपने अच्छे से कर रहे हैं। ये जितनी आप कैलकुलेशन करोगे उतनी ही अच्छी आपकी केमिस्ट्री में ये पोर्शन होगा। और वैसे भी जब आप फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आती है, लेंदी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और फिर से देखिए आपका 3rd अप्रैल शिफ्ट 2 में फिर से एक आ जाता है IUPAC का क्वेश्चन, और इसमें भी आपको बस नंबरिंग करनी आनी चाहिए। जितनी अच्छी आप नंबरिंग कर लोगे बस उतना अच्छा ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो देखते हैं, देखिए कितनी सिंपल होता है, जितना ज़्यादा आप लोग टफ बना देते हो जे नहीं, सिंपल होता है, बस आपको आना चाहिए, बेसिक क्लियर रखिए बस, ठीक। अब देखिए नंबरिंग, तो आपको जब मैंने फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था तो मैंने वहीं पे बता दिया था कि फंक्शनल ग्रुप की जब बात आती है सबसे पहले बात आती है COS यानी कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा अच्छा होता है। मतलब मान लो कि पूरे फंक्शनल ग्रुप का दादा होता है, अगर ये कहीं आ गया तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ 2 आ सकते हैं या यहाँ 2 आ सकता है, तो आप ही जानते हो यहाँ पे 2 पे कुछ नहीं है, यहाँ पे OH बैठा है, तो आप कहाँ जाना प्रेफर करोगे, जहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है या जहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो OH यहाँ पे आपको एक और फंक्शनल ग्रुप मिला तो आप इधर से नंबरिंग करना प्रेफर करोगे। तो यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6 नंबरिंग कर ली। अब चलते हैं हम लोग अपने ऑप्शन चेक लेते हैं। पहला ऑप्शन है A, जहाँ पे दिया हुआ 3 ब्रोमो, 1 2 3 सही है भाई, 3 पे ब्रोमीन है। 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी भी है, बिल्कुल सही है। 5 नाइट्रोबेंजीन एसिड, क्या लगता है ऑप्शन नंबर A सही हो सकता है भाई, सही हो सकता है, तो इसकी IUPAC लिखते हैं। 3 पे ब्रोमो, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो मेन फंक्शनल ग्रुप ये OH है, ठीक है। जब मेन ये बैठा है तो बाकी सब आपके प्रीफिक्स में आ जाएंगे, OH भी आपका प्रीफिक्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5 2 हाइड्रोक्सी, 5 पे नाइट्रो, फिर उसके बाद ये पूरा क्या हुआ बेंजीन, तो बेंजीन बेंजोइक एसिड, 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी 5 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, क्या ऑप्शन नंबर A से मैच होता है, हाँ। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सही होता है, तो पहला ही सही हो गया। अब देख लेते हैं थर्ड में आपकी उसने क्या गलती की है, उसने 4 नंबर पर हाइड्रोक्सी रखा है, यानी कि उसने नंबरिंग में ही गलती की है। फिर उसके बाद उसने सेकंड देखिए, उसने सेकंड में हाइड्रोक्सी पहले रखा है, ब्रोमो को पीछे रखा है। अब बच्चे यहाँ पे A और C में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुए होंगे। तो बच्चों जब आप अल्फाबेटिकल वाला देखते हो तो अल्फाबेटिकल में आपका ब्रोमीन यानी कि B पहले आता है H से, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर A सही होता है, C गलत होता है। हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फिर से एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आता है आपका, जो कि पूछा गया है अप्रैल शिफ्ट 2 में।
इसके पहले वाला भी क्वेश्चन देखिए, प्रेस थर्ड शिफ्ट 2 पे था, यानी कि एक शिफ्ट में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन। देखिए कितना ज्यादा जीओसी का अच्छा खासा, यानी कि आप +8 मार्क्स, यहाँ तक कि किसी किसी शिफ्ट में आप +12 मार्क्स केवल और केवल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही गेन कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है उसको हमें पढ़ना है। पहला देखते हैं, दिया हुआ है हमें स्टेटमेंट 1, हाइपर कंजुगेशन इज नॉट अ परमानेंट इफेक्ट। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था EDE यानी कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए थे, पहला था परमानेंट और दूसरा था टेम्परेरी। और परमानेंट में मैंने आपको 3 इफेक्ट लिखवाए थे, पहला इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा रेजोनेंस और तीसरा हाइपर कंजुगेशन। जब टेम्परेरी था वहां पे 3 थे, एक इंडक्शन और एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जो टेम्परेरी में इंडक्टोमेरिक था, इंडक्टोमेरिक था। परमानेंट में इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए गलत होता है। उसने क्या बोला, हाइपर कंजुगेशन इज नॉट परमानेंट इफेक्ट, यानी कि स्टेटमेंट ए गलत है। तो आपका ऑप्शन यहाँ से स्टेटमेंट ए वाला गलत होता है, बी वाला फॉल्स यानी कि सही होने के चांसेस है, सी वाला सही होने के चांसेस है, डी वाला दोनों ट्रू, ए भी गलत, यानी कि बी और सी में हमारा कोई एक हो सकता है। तो सेकंड ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं क्या दिया हुआ है। इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच टू अ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, ग्रेटर इज हाइपर कंजुगेशन रिएक्शन इन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 क्यों सही होता है, बिकॉज जो मोर एल्किल ग्रुप होते हैं वो मोर अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं, सो मोर हाइपर कंजुगेशन। और जिसकी वजह से जो हमारी मोर स्टेबिलिटी होती है कार्बन की, उसका रिजल्ट जो होता है वो स्टेबिलिटी होती है कार्बन की वो ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है और बी भी गलत होता है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पूछा गया है आपको द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इज आइसोमर पॉसिबल फॉर द सब्स्टिट्यूट बेंजीन डेरिवेटिव विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि C9H12। अब ये आपका आता है आइसोमेरिज्म में, ठीक है, आइसोमेरिज्म का पार्ट है। यहाँ पे उसको आपने सिंपल दे दिया है फॉर्मूला और पूछा गया कि आपको उसके स्ट्रक्चर बताने हैं। तो सबसे पहले इसकी DU निकालिए। मैंने DU निकालना सबको सिखाया हुआ है। DU यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसकी DU निकालेंगे तो आपकी DU आती है 4। कैसे निकालते हैं, जिनके बच्चों को DU निकालनी नहीं आती तो वो आप जाके देख सकते हैं मेरे UPSC वाले लेक्चर में, वहाँ पे लिखा होगा स्ट्रक्चर, वो DU फाइंड करना। जब आप DU वाला देखेंगे तो वहाँ पे मैंने DU फाइंड करना अच्छे से सिखाया हुआ है, ठीक है। इसकी DU 4 आती है, यानी कि आपको पता इससे चलता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बेंजीन बन रही है, ठीक है। उसने बोला भी है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन एंड डेरिवेटिव, यानी कि उसकी जो 4 DU दी है वो पूरी बेंजीन की है, क्योंकि बेंजीन की DU कितनी होती है 4, 3 इसमें डबल बॉन्ड होते हैं और एक पूरी रिंग होती है, तो इसके कितने होते हैं 4। अब इसके स्ट्रक्चर आपको निकालने हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कार्बन आपके बेंजीन में ही यूज हो गए। बचे आपके 9 में से कितने, 3 कार्बन। अब ये 3 कार्बन से आप कितनी कितनी रिंग बना सकते हो ये देखना है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी बेंजीन तैयार कर लेते हैं काफी सारी बना के, और जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे वो सभी बनाए जाएंगे, ठीक है। 6 कार्बन यूज है, 3 कार्बन को हमें यूज करना है, ठीक है। तो हमारे कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले हो सकता है कि हमारे तीनों कार्बन एक ही जगह लगे हों। फिर क्या हो सकता है, ये कार्बन ऐसे लगे हो, यहाँ सेकेंड डिग्री बन रहा हो। फिर एक जगह 2 कार्बन हो, एक यहाँ हो। अभी ये इसके 2 और हो सकते हैं, क्या, एक ऐसे लग के यहाँ लग गया हो या फिर ये ऐसे लग के यहाँ लग गया हो। अब आप कहोगे यहाँ, अगर यहाँ, अब आप कहोगे कि तीसरा स्ट्रक्चर मैम ऐसे हो सकता है, तो नहीं होगा। देखो ये और ये एक दूसरे के जैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला नहीं हो सकता। अब तीसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है वो देखना है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, तीनों कार्बन अलग अलग लग जाए, ठीक है। अब ये यहाँ लगाओ, ये यहाँ लग जाए, ये ऐसे लग जाए। अब इसके अलावा कोई और हो सकती है पॉसिबिलिटी, मुझे तो नहीं लगती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर 8। अब इसकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, और किसी भी तरीके का कार्बन नहीं रख सकता है, ठीक है। और जो जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये बच्चों आप खुद ही करके देखिए सबसे पहले,
हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको दिया हुआ है, उससे आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले आपको पूछा है कि दो कंपाउंड है, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। इसमें उसने बोला है मेटामर्स, तो ऑफकोर्स ये मेटामर्स हो सकते हैं। ये जहां आपको दिख जाए साइन, वो मेटामर्स का ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि इधर अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है, ये मेटामर्स हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही होता है। उसने क्या बोला है यहाँ पे? ए वाला मेटामर्स, यानी कि यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही है। आपके कौन सा ऑप्शन गलत हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए में उसने ए नहीं दिया, यानी कि ए गलत हो सकता है। बी में भी उसने ए नहीं दिया, गलत हो सकता है। सी और डी में उसने ए दिया हुआ, यानी कि इनके सही होने के चांस हैं। अब हमको चेक करना है केवल सी को, क्योंकि बी तो दोनों में कॉमन है। सी वाला क्या है उसने दिया है? एक ये ओ एच है, यहाँ ओ एच लगा के ये है। उसने बोला है ये पोजीशन आइसोमर है। नहीं नहीं नहीं, ये पोजीशन आइसोमर है? बताइए। नहीं है, क्योंकि ये होमोलोगस है, एक मोमोलोगस है एक दूसरे के। लोगों से एक दूसरे के, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी भी गलत होता है, केवल ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ठीक है, बस इतने ही सिंपल आते हैं क्वेश्चन। एलिमिनेट कीजिए और फटाक से अपना आंसर निकालिए। और देखिए ये अप्रैल सिर्फ 2 का था, यानी कि 3 अप्रैल में ही आप लोग देखिए एक IUPAC का क्वेश्चन आया, फिर स्टेटमेंट आया, फिर 3 अप्रैल में आपको अभी पिछला आइसोमर वाला आया। यानी कि आपको एक शिफ्ट में, यानी कि 3 अप्रैल शिफ्ट 2 में ही 3 क्वेश्चन पूछे गए, प्लस 12 मार्क्स कितने आसानी से आपके बनते हैं। फिर उसके बाद उसी दिन ही आपका शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था, जो कि कितना सिंपल था, प्लस 4 मार्क्स बनते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आता है आपका 3 अप्रैल शिफ्ट 1 का, ड्यूरिंग एक्सटिंक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑफ ड्यूमस मेथड। तो ये भी देखिए डूमस मेथड का ही आपका एक क्वेश्चन है, जिसको मैं आपको प्रिफेयर करूंगी आप इसको होमवर्क में कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। और इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ, इतने पूरे क्वेश्चन की पीडीएफ आप चाहते हो कि आपको पहले सॉल्व करना, उसके बाद आपको लेक्चर देखना है, तो आप पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, टाइमिंग लगा के खुद को क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप हमारे जो क्वेश्चन ना आए उस क्वेश्चन को आइए और हमारे चैनल पे आके देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 में भी एक मैचिंग लिस्ट दी हुई है, जो कि आता है POC, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस, स्टीम डिस्टिलेशन। इतना पूछा गया, आपका कौन सा सही होता है, कौन सा सही नहीं होता। तो 14 ए का, आपका ए का होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन आता है क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का, तो ऑप्शन नंबर ए का आपका होता है थर्ड। सेकंड पूछा गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डीजल और पेट्रोल का होता है, तो आंसर नंबर बी का होता है फर्स्ट। सी का डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ये है ग्लाइसरॉल और स्पेंटेल का, सी का फोर्थ। डी का स्टीम डिस्टिलेशन, ग्लाइसोरिल, क्लोरोफॉर्म, एनिलीन। उसके बाद आता है एनिलीन और वाटर, तो यहाँ से आता है ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये आपका किससे मैच हो रहा है? थर्ड, डी से। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता है। अब आप कहोगे मैम ये कैसे आता है? तो आप जब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप NCERT उठाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो वहाँ सारे एग्जाम्पल ही आपको कराए गए हैं, पूरे दिए हुए हैं विद एक्सप्लेनेशन। इसलिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की NCERT इंपॉर्टेंट होती है। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जिसकी आपको NCERT पढ़नी चाहिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि एक और ड्यूमस मेथड पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो करते हैं। ड्यूमस मेथड ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, 0.5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड गिव 60 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin temperature and 715 mm Hg pressure. The percentage composition of nitrogen in the compound, और एक्वा टेंशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रेशर ऑफ N2। N2 का प्रेशर 7/15 टोटल दिया हुआ है, 15 आपका एक्वा टेंशन दिया हुआ है। सेम पिछले जैसा ही मैंने जो करवाया था वैसे ही क्वेश्चन है, तो 700 mg आता है। उसके बाद आप PN2 प्रेशर निकालते हो, पीवी वो मोल निकालते हो PV अपॉन RT से। ठीक है, 700 अपॉन 760 ATM में चेंज करते हैं। ml वॉल्यूम 0.0821, R की वैल्यू इंटू टेम्परेचर आपको दिया हुआ 300 इंटू
300। अब इसको जब आप लोग पूरा सॉल्व करते हो तो आपका आता है आंसर 2.024 इंटू 10⁻³ मोल। अब आपको मास ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, देन उसके बाद परसेंटेज निकालना है। ठीक, मास ऑफ N2 2.24 मोल में आप लोग मॉलिक्यूलर मास यानी कि N2 का मॉलिक्यूलर मास 28 होता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया नोटली। फिर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो इसका निकल के आएगा आंसर अप्रॉक्सीमेट आप सॉल्व करेंगे तो 0.062729 ग्राम समथिंग आएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। तो 0.6272 अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो जो आपका दिया हुआ है मास 0.5 इंटू 100। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है 12.57 के लमसम। तो आपके यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही होता है क्वेश्चन नंबर 15 का। ये 2 अप्रैल सिर्फ 2 का क्वेश्चन था। अब फिर से क्वेश्चन नंबर 16 आता है जहाँ पे आपसे पूछा गया है, आई थिंक IUPAC नहीं है, ठीक है, थोड़ा उसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। द मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल कार्बन रेडिकल रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस बाय होमोलिटिक क्लीवेज करेस्पॉन्डिंग CH बॉन्ड। तो इसमें होमोलिटिक क्लीवेज आपसे पूछ सकता है, तो स्ट्रक्चर और सबसे पहले आप सभी बताइए जिन कितने भी बच्चों को यहाँ तक एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। देखिए, इसमें हम लोग उसको करने से पहले जितने भी नए भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें। जितने भी पुराने बच्चे थे वो कंटिन्यू जानते हैं कि मैं कैसा आपको करा रही हूँ, और जितने नए बच्चे साथ में जुड़ रहे हैं तो वो आगे के लिए जुड़ जाएं, क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक चैप्टर की 4 आपको 180 डेज में एक एक PYQ एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ करवाई जाएगी। इसके साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको JEE मेंस की करवाई जाएगी। तो आपको बने रहना है हमारे चैनल पे, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो अपने इस क्वेश्चन में उसमें बोला है कि आपको देखना है ये एक्स कंपाउंड में कि कौन सा आपका अच्छा है कौन सा नहीं। तो पहले नंबरिंग जो दी हुई है उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट, एक ये सेकेंड दी हुई है, ये थर्ड है, देन ये फोर्थ है। ठीक है, तो उसने बोला सबसे पहले मोस्ट स्टेबल बताना है, फिर आपको बताना है लीस्ट स्टेबल कार्बन रेडिकल कौन सा है। CH बॉन्ड में सबसे पहले ढूंढना है आपको मोस्ट स्टेबल। तो इसमें से आप भी बताओ मोस्ट स्टेबल कौन सा हो सकता है, सेकंड या फर्स्ट? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। तो ये वाला कार्बन देखिए, ये जो सेकंड वाला कार्बन है मोस्ट स्टेबल रेडिकल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, अगर यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो रेजोनेंस कितना अच्छा होगा, होगा कि नहीं? अगर यहाँ पे प्लस चार्ज जाएगा तो आप ही सोचो ये इतना अच्छा EN होता है, इसकी स्टेबल बॉन्ड की अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.25 समथिंग। और आप ही बोलो कि आप जब अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेके बैठो तो आप अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों रखना चाहोगे, जब आपको पता है कि हमारे पास खूब पैसा है। तो क्यों आप किसी को दान करोगे, आप खुद में ही खुश रहना पसंद करोगे, आप अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों रखोगे? यानी कि आपका पहला वाला तो सबसे लीस्ट होगा, बहुत बेकार होगा वो, मतलब बिल्कुल ही दुखी हो जाएगा अगर अपने ऊपर उसने रेडिकल या रेडिकल रखा। लेकिन जब वो सेकंड वाला कार्बन अपने ऊपर रेडिकल रखता है तो वो खुश होता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा खासा रेजोनेंस कर पाएगा अपने पड़ोस से। अब आप सोचोगे मैम इस पे रेडिकल आएगा तब रेजोनेंस, तो अगर इस पर रेडिकल आया देखो तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं, कुछ नहीं है, तो ये केवल इस पे बन के रह जाएगा, इसके आगे वो प्रोसीड नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर सेकंड कार्बन पे आपका रेडिकल हुआ तो वो रेजोनेंस कर लेगा, और जब वो रेजोनेंस करेगा तो सेकंड वाला आपका काफी अच्छा है, यानी कि मोर स्टेबल होगा, काफी खुश हो जाएगा कि भाई मुझे रेजोनेंस करने को मिल रहा है। और जब फर्स्ट वाला कार्बन है वो अच्छी खासी EN लेके बैठा, वो खुद के ऊपर बिल्कुल भी रेडिकल बर्दाश्त नहीं करेगा, वो बिल्कुल दुखी हो जाएगा कि मेरे ऊपर कैसे रेडिकल आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका फर्स्ट वाला लीस्ट स्टेबल और सेकंड वाला मोस्ट स्टेबल। तो उसने आपसे क्या बोला था, पहले बताना मोस्ट स्टेबल, तो ऑप्शन नंबर A में सेकंड है और D में सेकंड है। फिर उसने बोला लीस्ट स्टेबल 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर D सही होता है, सेकंड एंड 1। 16 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन आपका आया था शिफ्ट 2 अप्रैल शिफ्ट 2 में, और 2 अप्रैल शिफ्ट 2 का एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है जिसको करते हैं हम लोग एरोमेटिक पे। देखिए क्वेश्चन, आई होप आपको एरोमेटिक वाला जो फंडा है काफी अच्छे से आता होगा, और जितने बच्चों को एरोमेटिक नहीं आता है तो वो प्लीज जाइए और फटाफट एरोमेटिक वाला लेक्चर देख के आइए। आपको एरोमेटिसिटी निकालनी यूं चुटकियों में आएगी। देखो एरोमेटिक उसने पूछा है कौन से ऐसे कंपाउंड है जो एरोमेटिक भी है, इज नॉट कंपाउंड एरोमेटिक नहीं भी है। तो देखो सबसे पहले हमारे कंपाउंड एरोमेटिक वाले लिख लेते हैं। सबसे पहला कंपाउंड A जो दिया हुआ है,
ए वाले में आपका कंप्लीट कंजुगेशन भी है, हाँ है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अब यहाँ पे हकर रूल को चेक कर लेते हैं। हकर रूल 2 + 2 + 2 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4n+2 को फिल कर रहा है, n अगर हम 1 रखेंगे तो 4 + 2 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि हकर रूल को भी फॉलो कर रहा है। पहला वाला एरोमेटिक हुआ। सेकंड वाला कंपाउंड क्या है हमारा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ये कंप्लीट लूप रख रहा है, लेकिन इसमें केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो कि आपका हकर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ये एरोमेटिक नहीं, ये नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक रूल बन रहा है, यानी कि ये हमारा नॉन एरोमेटिक में आता है सेकंड वाला। +4 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। फिर देखते हैं थर्ड वाला हमारा। थर्ड वाले में प्लस प्लस है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, कंप्लीट कंजुगेशन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब 4n+2 रूल को देखिए, अगर n = 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन बचा, यानी कि हगर रूल को फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक हुआ। फिर देखते हैं डी वाला, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, कंप्लीट कंजुगेशन कर रहा है, 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये भी एरोमेटिक है। सेकंड देखते हैं सी वाला, तो सी वाला कंपाउंड में 2 + 2 + 2 ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन रख रहा है, साथ में कंप्लीट कंजुगेशन है। तो आपका ई वाला भी जो कंपाउंड है वो कंप्लीट कंजुगेशन रख रहा है, वो भी एरोमेटिक है। बाकी जो देखते हैं एफ वाला, एफ वाला आपका टफ शेप बन जाएगा। इस वाले को तो आपने काफी ज्यादा पढ़ा होगा, खुद को नॉन एरोमेटिक बना लेता है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं बनता, ही एंटी एरोमेटिक है, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल होने के लिए खुद को नॉन एरोमेटिक में कंसाइडर कर लेता है। फिर जी वाला 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक बन रहा है। एच वाला आपका कंपाउंड, एच वाला भी आपका देखिए, यहाँ पे एच वाला इस जगह है, हाँ यहाँ पे ए बी, यहाँ पे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन बन रहा है और ए बी एरोमेटिक है, यानी कि 3 एंटी एरोमेटिक, 3 आपके नॉन एरोमेटिक है और 5 एरोमेटिक है। कौन कौन से हैं, ये ए है, उसके बाद सी है, डी है, ई है और एच है। तो ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन नंबर डी ACDEH एरोमेटिक है और BFG नॉट एरोमेटिक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही होता है। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका कंप्लीट होता है और यहाँ तक कि आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट करें, आपके पर्सनली सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। आपको कोई छोटा भी डाउट होगा तो आपके मैं एक सारे कमेंट्स के आंसर पर्सनली प्रिफेयर करूंगी कि मैं आपके सारे आंसर प्रोवाइड करा सकूं। इसके अलावा किसी भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमारे इंस्टा पे DM कर सकते हैं। मैं आपको हर एक चीज़ गाइड भी करूंगी आपके साथ, एंड द लास्ट पेपर तक बनी रहूंगी। इसके अलावा आपको और कोई चीज़ भी चाहिए हो तो आप बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।